अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। खुदा खुदा करके रात के 12 बज गए। इस दौरान में दूसरे प्लेटफार्मों पर गाड़ियां थोड़े वक्फों के बाद आती जाती रही। 1:30 बजे मेरे वाले प्लेटफार्म नंबर 4 पर भी दक्कन से एक ट्रेन आ गई। मालूम हुआ कि यह ट्रेन वरंगल से काजीपेट और फिर हैदराबाद की तरफ मुड़ जाएगी, जबकि मेरी मंजिल वरंगल से शुमाल की जानिब नागपुर बराज पर थी। इस गाड़ी के आने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दूसरे प्लेटफार्मों से 2-3 रेडी वाले इधर आ गए। उनमें एक रेडी वाला चावल की रोटी और बैंगन की भाजी बेच रहा था। मैंने उसे चावल की 4 रोटियां और मट्टी की प्याली में बैंगन की तेज़ मिर्चों वाली भाजी लेकर खाई तो जान में जान आई। भूख से वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। गाड़ी निकल गई तो प्लेटफार्म नंबर 4 एक बार फिर वीरान हो गया। आधे घंटे बाद टी स्टॉल भी खुल गया। एक बार फिर रेडी वाला इधर आ गया। मैली कुचैली नीली नेकरों वाले काले और दुबले पतले तामिल कुल्ली भी आकर प्लेटफार्म के किनारे अकड़ों बैठकर बेड़ियां फूंकने लगे। आखिर वो गाड़ी आ गई जिसके इंतजार में मैंने को हिमालय जैसे 4 घंटे काटे थे। धड़ धड़ाती हुई मद्रास नागपुर एक्सप्रेस विजयवाड़ा के बहुत बड़े जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 में खरामत दाखिल हुई। उसका देव पेकर इंजन छक छक करता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। डब्बों में रोशनियां हो रही थीं। सोए हुए मुसाफिर साफ नजर आ रहे थे। कुछ डब्बों की खिड़की में से बाहर झांक रहे थे, कुछ डब्बों के दरवाजों में खड़े थे। ट्रेन रुकी और मुसाफिरों का शोर मच गया। मेरी निगाहें थर्ड क्लास के डब्बों पर थीं, जो सबसे पीछे लगे हुए थे। तमाम डब्बों में रश था। डब्बे सोते जागते मुसाफिरों और अलम गलम सामान से भरे हुए थे। मैं एक डब्बे में दाखिल हो गया। मुसाफिरों की अक्सरियत लंबी ताने सो रही थी। कुछ जागने के बाद लाल लाल नींद भरी आंखों से बाहर देख रहे थे। कोई चाय वाले को तो कोई सिगरेट बीड़ी वाले को बुला रहा था। उस जमाने में भी अगरचा जनाना डब्बे अलग हुआ करते थे, मगर औरतें फिर भी थर्ड क्लास के डब्बों में अपने आदमियों के साथ ही सफ़र करना पसंद करती थीं। उस डब्बे में भी मुझे कुछ औरतें नजर आईं। एक भी सीट खाली नहीं थी। इस रेलगाड़ी को 4 घंटों के बाद वरंगल और वहां से 1 घंटे बाद रामागंदुम स्टेशन पर पहुंचना था। इस हिसाब से मेरा 5 घंटों का सफ़र था। मैं एहतियातन दरवाजे के करीब नहीं बैठना चाहता था। वरंगल बड़ा जंक्शन था और वहाँ खतरा था कि शायद मिलिट्री पुलिस वाले या इंटेलिजेंस का कोई आदमी अंदर आकर इधर उधर झांके। इसलिए मैं मुसाफिरों के सामान के ऊपर से होता हुआ डब्बे की दीवार के साथ लेट्रिन वाले दरवाजे के पास ही एक बिस्तर की ओट में होकर बैठ गया। इससे बेहतर जगह मुझे इस मुसाफिर और सामान से भरे हुए डब्बे में कहीं नहीं मिल सकती थी। विजयवाड़ा एक बहुत बड़ा जंक्शन था। अगरचे यह एक्सप्रेस ट्रेन थी, फिर भी वो आध घंटे तक वहाँ रुकी रही। मेरी नज़रें डब्बे की खिड़कियों और दरवाजे का जायजा लेती रहीं। यहाँ से 10-12 मुसाफिर सामान समेत दाखिल हुए थे। सिर्फ एक बार एक रेलवे पुलिस के एक सिपाही ने खिड़की में से अंदर झांक के देखा। मैंने यूं जहर किया जैसे मैं सो रहा हूँ, मगर नींद आंखों से मैं सिपाही को बराबर देख रहा था। आखिर गार्ड की सीटी की दिल खुशकुन आवाज़ बुलंद हुई। इंजन भी एक बार चीखा। ट्रेन को आहिस्ता से झटका सा लगा और गाड़ी प्लेटफार्म पर आगे को खिसकने लगी। ट्रेन के डब्बे में अभी तक हब्स था। जब गाड़ी प्लेटफार्म से बाहर निकली तो ठंडी हवा लगी। अब मैंने डब्बे का इत्मीनान से जायजा लिया। जो नए मुसाफिर चढ़े थे उन्होंने दोनों जानब दरवाज़ों के पास ही अपने अपने सामान के साथ डेरे जमा लिए थे। मैं डब्बे की सामने वाली दीवार के साथ एक बहुत बड़े बिस्तर बंद से टेक लगाया थैला झोली में रखे बैठा था। मेरी जानिब एक खिड़की के पास वाली सीट पर एक मोटी सी औरत एक ट्रंक से टेक लगाई ऊँग रही थी। उसका सामान कुछ सीट के नीचे भी पड़ा था, जिसको उसने डब्बे में दाखिल होने के साथ ही झांक कर देखा था। उस औरत के माथे पर विष्णु तिलक लगा हुआ था। वो सफ़ेद धोती में थी और गले में माला थी। ट्रेन काफ़ी देर तक एक निपितली रफ्तार के साथ विजयवाड़ा जंक्शन के वसी यार्ड में गुजरती रही। जब रेल पटरियों के कुशादा जाल से निकलकर मेन लाइन पर आई तो उसकी रफ्तार तेज हो गई। मुझे नींद आने लगी थी। ट्रेन का अगला पड़ाव दोमा का काल स्टेशन था, जो वहां से तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था। मैंने अपना सर बिस्तर बंद के साथ लगाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर में सोनिया के बारे में गौर करता रहा। वह बदकिस्मत लड़की न जाने कहाँ और किस हाल में हो गया। और फिर मुझे नींद आ गई। एक हल्के से धचके से मेरी आंख खुल गई। ट्रेन दोमाकाल के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। ये भी आंध्र प्रदेश का एक बड़ा शहर था, मगर जंक्शन नहीं था। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकी और फिर रवाना हो गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन खेतों, दरियाओं, छदरे जंगलों और नारियल ताड़ और छालिया के 2 रवैया दरख्तों के दरमियान में से पूरी रफ्तार से गुजर रही थी।
और छोटे छोटे स्टेशन पीछे छोड़ती चली जा रही थी। वारंगल भी दूर था। पूप फटने लगी। फिर डब्बे की खिड़कियों से बाहर दरख्तों, खेतों और जंगलों के मंजर सुबह की अवलीन हल्की नीली रोशनी में ज़ाहिर होना शुरू हो गया। सफ़ेद धोती वाली औरत ने गले की माला उतार कर हाथ में थामी और अपना मुंह खिड़की में से नजर आते आसमान की तरफ करके तामिल में सूरज देवता की शान में लिखे गए कदीम श्लोकों का विरद शुरू कर दिया। मेरी बाएं जानब जो मुसाफिर लंबी चादर तान कर सो रहा था, अपने चेहरे पर से चादर हटाकर उठ बैठा। ये एक लड़की थी। चादर परे करके उसने पाँव सीट से नीचे रखे तो मैंने उसको सामने से देखा। वो एक दुबली पतली खुशी का लड़की थी। माथे पर सुर्ख बिंदिया और कानों में फिरोजी बिंदे थे। एक निगाह गलत अंदाज मुझ पर डालते हुए वो उठी और सामान की गठड़ियों को अलंगती हुई टॉयलेट की तरफ चल दी। मोटी औरत अभी तक उसी तरह श्लोक पढ़ रही थी। ट्रेन वरंगल जंक्शन के मज़ाफ़ात में दाखिल हो चुकी थी और फैक्ट्रियों की चिमनियाँ, खेतियाँ और मज़ाफ़ाती बस्तियों के मकान तेज़ी से पीछे जा रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि वरंगल एक बड़ा जंक्शन है, लिहाजा मैं डब्बे से बाहर नहीं निकलूँगा और वहीं बैठा रहूँगा। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई थी। वो वरंगल के रेलवे यार्ड में से गुजर रही थी। अब दिन पूरी तरह निकल आया था। मोटी औरत ने सूर्य देवता का स्मरण बंद कर दिया था। उसने सीट के नीचे कांसी का एक डब्बा निकाल कर खोला और चावलों की मीठी रोटी निकाल कर केले के पत्ते के ऊपर रखी और लड़की को देकर कहा, मीनाकशी, यहाँ से चाय ले लेना उतर कर। उस लड़की का नाम मीनाकशी था और वह औरत उसकी माँ थी। गाड़ी वरंगल के अजीम शान स्टेशन में दाखिल होकर एक बार रौनक प्लेटफार्म पर ठहर गई। ये माँ बेटी मरहट्टी जबान में गुफ्तगू करने लगी। मोटी औरत ने एक डोंगा निकाल कर कुछ उसे दिया कि बाहर से चाय ले आए। डब्बे पर एक रंश टूट पड़ा। मीनाकशी मीठी रोटी खाते हुए बोली, अम्मा, थोड़ा रश कम हो जाए तो ले आऊँगी। उसकी माँ ने डोंगा संदूक पर रख दिया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उस नेक दिल औरत ने डब्बे में से एक मीठी रोटी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। तुम भी खाओ, ये लो। हम छूत छात नहीं करते, आर्य समाजी हैं। मैंने सोचा कि इस औरत से बहस करने की बजाय रोटी ले ली जाए। चुनाचे मैंने रोटी पकड़ी और धन्यवाद कहकर शुक्रिया अदा किया। औरत ने पूछा, क्या तुम मरहट्टा हो? मैं मराठी ज़बान खूब बोल लेता था। चुनाचे मराठी में ही जवाब दिया कि हाँ, मैं मराठा हूँ। अगरचा रंग मरहट्टों की तरह सांवला मगर कद काठ चौड़ा चिकला था, जैसा कि आमतौर पर हिंदुस्तान वालों का नहीं होता। इस पर लड़की मीनाकशी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तजस्सुस मुझे नजर आया। औरत ने कुदरती तौर पर पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जाहिर है मुझे वरंगल से अगले बड़े स्टेशन यानी रामगंदम पर उतरना था। मैंने कहा कि रामागंदम जा रहा हूँ। इस पर मोटी औरत ने कदरे चौंक कर कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं। सांगा कॉलोनी हमारा मकान है। तुम कहाँ रहते हो? इस बतूनी औरत ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब मैं सवाल का क्या जवाब देता। बस एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दिया कि महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। माँ बाप और बहन भाई कोई नहीं है और कोल्हापुर के एक विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था। कम तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। एक आदमी ने विजयवाड़ा सरकारी नौकरी के लिए बुलवाया था। वहां पहुंचकर पता चला कि वो रामागंदों में है। अब उसके पास जा रहा हूँ। कहाँ रहता है वो? मोटी औरत ने सवाल किया। मैंने कहा कि ठीक से मालूम नहीं, बस इतना बताया गया है कि रेलवे स्टेशन पर उतरकर सामने वाले होटल के मालिक से उसका पता पूछ लो। लड़की हंस पड़ी। अगर वो ना मिला तो क्या करोगे? अजीब अहमकाना बात की थी इस लड़की ने। मैंने कहा, वापस चला जाऊंगा कोल्हापुर, अपने शहर। मोटी औरत बोली, तुम्हें नौकरी चाहिए? मेरा बेटा शहर के कॉलेज में प्रोफेसर है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी दिला देगा। तुम मराठे हो, वो आदमी ना मिला तो हमारे घर आ जाना। अरे मीनाकशी, इसे अपने घर का पता समझा दे। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम तिक्काराम पांडे बता दिया। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद खिड़कियों की तरफ देख लेता था। मुसाफिरों का शोर शराबा कम हो गया था। मीनाकशी उतरकर बाहर गई और डोंगे में चाय भर कर ले आई। मोटी औरत ने कांसी के गिलास में मुझे भी चाय दिया। पुलिस के 2-3 सिपाहियों को मैंने डब्बे के सामने से गुजरते देखा था। एक मशकूक शिकल सूरतवान आदमी डब्बे में आकर इधर उधर देखने लगा। मैं अपना चेहरा नीचे करके चाय पीने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मुसाफिरों की गिनती कर रहा था। मुझे उस पर इंटेलिजेंस के आदमी होने का शुबा होने लगा, मगर मैं अनजान बना चाय पीता रहा। अब मैंने अपने आप मोटी औरत से गुफ्तगू भी शुरू कर दी थी। इसी असना में मीनाकशी ने एक कागज़ पर मुझे अपने घर का एड्रेस भी लिख कर दे दिया था, जिसे मैंने पढ़े बगैर अपनी जेब में डाल लिया।
मशकूक आदमी डब्बे से बाहर चला गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगरचे इस इलाके में मेरी किसी वारदात का रिकॉर्ड नहीं था, ताहम इस अमर का इम्कान था कि मेरी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की तबाहकुन कमांडो वारदातों का रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र सरकार के मुतलका महकमे में पहुंच चुका हो। गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। तंग आकर मैं लेट्रीन में घुस गया और उस वक्त बाहर निकला जब ट्रेन ने प्लेटफार्म पर खिसकना शुरू कर दिया था। मद्रास नागपुर एक्सप्रेस तेजी से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना थी। जब रास्ते के 4 स्टेशन गुजर गए तो मोटी औरत और उसकी बेटी मीनाक्षी ने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। मोटी औरत, जिसको अब मैं भाई जी कहने लगा था, बोली, रामा गंदम का स्टेशन आ रहा है, तुम पहले इधर कभी आए थे पांडे? नहीं भाई जी, इधर मैं पहली बार आ रहा हूँ। उसने मीनाक्षी से पूछा, पता लिख दिया है पांडे को घर का? हाँ, लिख कर दे दिया है। वो खिड़की में से बाहर झांक रही थी। ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर सुस्त पड़ गई थी। रामा गंदम का रेलवे स्टेशन हमारे फैसलाबाद या सहीवाल जैसे स्टेशनों जैसा ही था। गाड़ी रुकी तो उस मोटी औरत का मरहट्टा बेटा उसे लेने आया हुआ था। वो सफ़ेद कमीज और पतलून में था। सियाह बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी नजर आ रही थी। मैं भी उनके साथ ही ट्रेन से उतर आया। मैं पर नाम करके जाने लगा तो मोटी औरत यानी भाई जी ने मुझे हाथ के इशारे से रोक लिया और अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे होकर बोली, मंदरीकर बेटा, ये पांडे है, ये भी मराठा है, नौकरी की तलाश में यहाँ आया है, इसे कहीं लगा दो, अंग्रेजी भी जानता है। मैंने हाथ जोड़कर भाई जी के बेटे मंदरीकर को नमस्कार किया। वो सामान को ट्रॉली पर रखवाने में मसरूफ था। मैंने कहा, अच्छा भाई जी, मैं जाता हूँ। वो आदमी ना मिला तो आपके यहाँ आ जाऊँगा। हाँ हाँ, ज़रूर आना बेटा। यह कहकर भाई जी ने मीनाक्षी को झड़क कर कहा, अरे वह टोकरियाँ धर ला। अब मैंने महसूस किया कि मीनाक्षी मेरी तरफ देख रही थी। मैं तेज़ी से प्लेटफार्म के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। असल में मैंने दिल में फैसला किया था कि इस नेक दिल औरत का मकान इस अजनबी शहर में मेरे लिए महफूज जगह साबित होगा। कुछ मालूम नहीं कि धनपति के अड्डे से सोनिया के बारे में मालूमात हासिल करने में कितनी देर लग जाए। हालात के तहत मुझे हो सकता है 2-1 दिन इस शहर में बसर करने पड़े, तो ऐसी सूरत में किसी होटल में ठहरने की बजाय इस औरत का मकान बेहतरीन पनाहगाह होगा। छोटे शहरों में लोगों की निगाहों में आने का भी खतरा था, लेकिन अब जो मरला दरपेश था वो भी कम खतरनाक नहीं था। यानी मुझे शहर के एक बदनाम तरीन बदमाश धनपति के खुफिया अड्डे को तलाश करना था, बल्कि वहाँ से सोनिया का भी सुराग लगाना था। और ये कोई आसान काम नहीं था, जबकि इस बात का कभी इम्कान था कि बदमाश केसरी भी वहाँ मौजूद होगा, जिसने सोनिया को विजयवाड़ा के होटल से अगवा किया था। जाहिर है उसने मुझे ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वो होटल में मुझे बाजार की तरफ जाते देख कर ही अपने साथी औरत के हमरा मेरे होटल वाले कमरे में गया था। अगर वो मुझे देख लेता तो ना सिर्फ ये कि वो सोनिया को कहीं गायब कर देगा, बल्कि खुद मेरी भी ज़िंदगी खतरे में थी। एक बात साबित हो गई थी कि ये बदमाश और जराइम पेशा लोग हैं जो नाजायज़ मनशियात और कोमाबाजी के अलावा बुर्दा फरोशी भी करते हैं, क्योंकि सोनिया का अगवा करने के बाद वो उसे लेकर रामा गंदम में दूसरे बदमाश धनपति के अड्डे पर ले गया था। वालिब क्या यही था कि वो सोनिया को आगे बेचने वाला था। पहली ज़रूरी बात तो यह थी कि मुझे भेस बदल कर धनपति के खुफिया अड्डे के इलाके में पहुंचना चाहिए था। दूसरी अहम बात यह थी कि मैं भेस कैसे बदलूं, कहाँ बदलूं। मामा पनवाड़ी के बकौल रामा गंदम रेलवे स्टेशन के दक्कन की जानब चौखा ढाया की बस्ती थी। उस बस्ती के कोने वाले मकान में धनपति का अड्डा था। वहाँ दिन के वक्त अपनी असली शिकल सूरत में जाना ठीक नहीं था। केसरी बदमाश वहाँ मौजूद हो सकता था। अगर सोनिया को भी उस अड्डे में छुपा कर रखा गया था और केसरी बदमाश मुझे देख लेता है तो कम अज़ कम सोनिया की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं कोई भेस बदल कर चौका ढाया की बस्ती का रुख करूँ। मगर जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि मैं भेस कैसे बदलूँ। मेरे पास भेस बदलने का कोई सामान नहीं था और वक्त गुजरता जा रहा था। वक्त सोनिया को मुझसे दूर तर करता जा रहा था। मैं ये सब कुछ रामा गंदम के दरमियाने दर्जे के रेलवे स्टेशन की एक तरफ खड़ी खाली बस के पीछे खड़ा सोच रहा था। धूप निकली हुई थी, फिजा में गर्मी और हबस था। सामने सड़क पर हथरेड़ियाँ, साइकिल, बैलगाड़ियाँ और बसें गुजर रही थीं। यह एक पुराना और बोसीदा सा शहर लग रहा था, जहाँ की हर शय मुझे मेली कुचैली नजर आ रही थी। मेरा वहाँ ज़्यादा देर ठहरे रहना मुनासिब नहीं था। मुझे कुछ सोच भी नहीं रहा था। करीब ही एक रेस्तोरां में आ गया। चाय का एक कप और 2 स्लाइस मंगवाया और सिगरेट सुलगा लिया। मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं मिल रहा था कि जिस पर अमल करते हुए मैं धनपति के अड्डे में जाकर
सोनिया का सुराग लगा सकूं और उन लोगों को मालूम भी न हो कि मैं उनमें से किसी को भी जानता हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं उन लोगों में से किसी को भी नहीं जानता था। मुझे कुछ सुझाई ना दिया तो दिल ने कहा कि भाई जी के मकान पर चलो, शायद वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। अगरचे ये एक बहुत बड़ी मुहिम से तवक्को थी। मैंने जेब से मीनाकशी का दिया हुआ पर्चा निकाल कर देखा। उस पर्चे पर उसने मराठी जबान में अपने घर का पता लिखा हुआ था। ये सांगा का मकान नंबर 37 था। रेस्टोरेंट से बाहर आकर मैंने एक साइकिल रिक्शे वाले से कहा कि सांगा कॉलोनी जाओगे, यहाँ से कितनी दूर होगी ये कॉलोनी? वो बोला, ज़्यादा दूर नहीं है बाबू, बैठो। सांगा कॉलोनी रेलवे स्टेशन के अकम में थी। मैं कॉलोनी के मकानों के पास जाकर रिक्शे से उतर गया। ये आबादी 1 मंजिला और 2 मंजिला दरमियाने दर्जे के क्वार्टरों पर मुश्तमिल थी। छोटी पक्की सड़क थी। सड़क के किनारे ताड़ और छालिया के दरख्त खड़े धूप में चमक रहे थे। मकानों के नंबर देखते देखते आखिर में मकान नंबर 37 के पास पहुंच गया। यह 1 मंजिला मकान था जिसकी ड्योढ़ी में एक खस्ता हाल स्कूटर खड़ा था और बाहर प्रोफेसर मंदरीकर एमए नाम की तख्ती लगी हुई थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से 8-9 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसने धारीदार बुनियान और पुरानी नेकर पहन रखी थी। मैंने उसे रोक कर पूछा, प्रोफेसर मंदरीकर साहब का यही मकान है? लड़का मुस्कुराया। उसका अगला दांत गायब था। फिर मुझे कोई जवाब दिए बगैर अंदर भाग गया। चंद लम्हों के बाद प्रोफेसर मंदरीकर, जिससे मैं रेलवे स्टेशन पर मिल चुका था, लड़के के साथ ड्योढ़ी में नमूदार हुआ। उसने पतलून की बजाय मराठी के अंदाज में सफ़ेद धोती पहन रखी थी। मुझे पहली नज़र में ना पहचान सका। मराठी में बोला, किससे मिलना है जी? मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि मेरा नाम टीकाराम पांडे है। माताजी ने रेलवे स्टेशन से आपसे मिलवाया था मुझे। अब उसने मुझे पहचान लिया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। अंदर मीनाकशी और उसकी माताजी और उसकी बहू यानी मंदरीकर की बीवी भी मौजूद थी। उन्होंने मेरी बड़ी खातिर तवज्जो की। मंदरीकर ने वादा किया कि वो मुझे बहुत जल्द एक स्कूल में टीचर रखवा देगा। मैं नीम तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था और जवाब दे रहा था। मेरा जहन चौकाठैया में धनपति के अड्डे और सोनिया के बारे में सोच रहा था। कोई तरकीब सुझाई नहीं दे रही थी, सिवाय इसके कि मैं वहाँ भेष बदल कर जाऊँ। भेष किसी साधु का ही हो सकता था, क्योंकि ये लोग खां कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हों, धर्म और देवी देवताओं के मामले में बेहद कमज़ोर अकीदा रखते हैं और इस कदर तो हम परस्त हैं कि कोई भी साधु सन्यासी उन्हें बहला फिसला कर अपना मतलब निकाल सकता है। और फिर मुझे तो उपदेशों और वेदों के संस्कृत श्लोक भी याद थे और मैं हिंदू देव माला से पूरी पूरी वक्फियत रखता था। मंदरीकर के मकान में मुझे रहने के लिए महफूज जगह मिल गई थी। यहाँ से मैं धनपति के अड्डे पर हमला कर सकता था। दोपहर के खाना खाने के बाद मैं शहर की सैर के बहाने बाहर निकल आया। मैंने रामागंदम शहर के बाजार में एक ऐसी दुकान ढूंढ निकाली जहाँ से मैंने सिंदूर की छोटी सी प्लास्टिक की डब्बी, रेठों की साधुओं सन्यासियों वाली कुछ मालाएं और एक गिरवी धोती खरीद कर थैले में रख लिया। तरशोल और खड़ामी खरीदने की मैंने ज़रूरत महसूस न की। ये चीज़ें लेकर मैं सीधा एक हजाम की दुकान पर पहुंचा। मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ सर के बाल भी काफ़ी हो गए थे। मैंने दाढ़ी रहने दी और सर मुंडवा डाला। चौकाठैया की बस्ती के सिलसिले में मैंने मीनाकशी वालों के घर वालों से बातों ही बातों में ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचे मैं पैदल ही उस तरफ चल पड़ा। ये बस्ती शहर के दखन में एक पुराने तालाब के किनारे आबाद थी। तालाब के पीछे किसी पुराने सिराय के खंडर थे। इन खंडरों में जाकर एक टूटे फूटे हुजरे में आ गया। यहाँ मैंने गिरवी धोती को सन्यासियों की तरह अपने जिस्म के गिर्द लपेटा। माथे पर प्लास्टिक की डबिया में से सिंदूर निकालकर विष्णु भगवान की 3 मुतवाज़ी लकीरें खींची। धोती कुर्ता और चप्पल थैले में डालकर उसे वहीं एक जगह ईंटों के नीचे छुपा दिया और नंगे पांव सन्यासी साधु बना खंडर से निकलकर चौकाठैया बस्ती के दखन की तरफ चल दिया। दिन के 1-1:30 बजे का वक्त हो गया। धूप निकली हुई थी, अगरचे हबस था, मगर किसी वक्त हवा भी चलने लगती थी। मुझे बताया गया था कि धनपति बदमाश का अड्डा बस्ती के दखन कोने वाले मकान में है और यह बड़ा सरो रसोख वाला और नामी ग्रामी बदमाश है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसके अड्डे की तरफ आंख उठाकर भी देखे। मेरा हुलिया इस वक्त ऐसा था कि मुझे केसरी भी नहीं पहचान सकता था। आखिर मुझे बस्ती के कोने पर एक मकान नजर आया जिसके सहन की दीवार किसी मर्द की कमर तक पहुंचती थी। अंदर से एक भारी भरकम जिस्म वाला आदमी चटाई पर सिर्फ लंगोट पहने हुए बैठा था। अपने मोटे बदन पर तेल की मालिश करा रहा था। एक काना सा लड़का उसकी पीठ पर जोर जोर से तेल वाले हाथ चला रहा था। ये उसका अड्डा हो सकता था।
कोने में मुझे 2 ड्रम और कुछ खाली बोतलें पड़ी नजर आ गई थीं। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ मकान के दरवाजे पर आया और बेधड़क सहन में दाखिल हो गया और एक हाथ बुलंद करके जोर से नारा मारा और सन सकरात के एक श्लोक के सतर पड़ी। मोटे आदमी ने फौरन हाथ जोड़ लिया और लड़के से कहा, रामू साधु बाबा को अंदर से चावल ला कर दे। मैंने करख्त लहजे में कहा, अरे भाई, तेरे दवारे लक्ष्मी देवी चल कर रही है और तू उसे दक्षिणा देकर रुखसत करना चाहता है। मेरे जुमले का मोटे हिंदू पर खातिर का असर हुआ। फौरन उठा और झुककर बोला, पधारिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिएगा। उसने दीवार के साथ लगी चारपाई खींच कर बिछा दिया। मैं उस पर आलती पलती मार कर बैठ गया। वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गया और हाथ उसी तरह बांधे हुए बोला, महाराज, आप सन्यासी महाराज हैं, कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं अपनी मोहनी को काबू कर सकूं। वो मुझसे बात ही नहीं करती। मैंने फौरन उसके कमज़ोर अकायद पर एक कारी ज़रब लगाने का फैसला किया और उसे तहक्कुमाना आवाज़ में कहा, मेरे करीब आओ। वो ज़मीन पर बैठे बैठे खिसक कर मेरी चारपाई के पास आ गया। अब मैंने बिजली जैसी तेज़ी से उसके सर के बालों को एक हाथ से पकड़ा और ज़ोर से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीस कर कहा, मौनी के साथ साथ लक्ष्मी देवी भी तेरे कदम चूमने वाली है, परंतु केसरी तेरा रास्ता रोके खड़ा है। मैंने उसे जोर से पीछे धक्का दिया। वह पीछे गिर पड़ा। मैंने अपने चेहरे को गजबनाक बना लिया और दाएं बाएं नजरें दौड़ाते हुए गुर्रा कर कहा, कहाँ है वो तेरा दुश्मन केसरी? उसे मैं भस्म कर दूंगा। मुझे अभी तक इस मोटे आदमी का नाम मालूम नहीं हो सका था, मगर मेरे इस ड्रामे ने उसे शशदर और मेरा बेहद मोती कर दिया था। उसने मेरे पांव पर अपना सर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मेरी सहायता करें, केसरी शुरू ही से मेरा दुश्मन है। वो एक मोहनी को अगवा करके करौंदी के जंगल वाले अड्डे पर भी ले गया है। महाराज, वो धनपति का खास आदमी है। मैंने झंझला कर कहा, धनपति भी अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तूने हमारी सेवा की है, हम तेरी मदद करेंगे। बोल, केसरी कहाँ है? हम अभी उसे नर्क में पहुंचाई देते हैं। मैं ये मालूम करने के लिए बेताब था कि कम बखत केसरी तो वहाँ अड्डे पर मौजूद नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही मेरी शिकल से वाकिफ था। अगरचा मैं सन्यासी के भेष में था और मेरा सर भी मुंडा हुआ था, मगर खतरा था कि कहीं मुझे पहचान न ले। मोटा आदमी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, वो रात को आया था और रात ही को वापस चला गया। मैंने कहका लगा कर कहा, हम सब कुछ जानते हैं कि वो क्यों आया था और कहाँ से आया था। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। केसरी माल लेकर आया था धनपति के लिए, ठीक ना? मोटे आदमी ने मेरे पाँव छू लिया और बोला, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है? मैंने आंखें बंद कर ली, फिर फौरन ही खोल दी। इस दौरान में मैंने इस मोटे आदमी की कलाई पर मराठी में खुदा हुआ उसका नाम पढ़ लिया था। कलाई पर उसका नाम चंदू लिखा हुआ था। मैंने रौबदार आवाज में कहा, चंदू सोना, केसरी एक लड़की को यहाँ लाया था ना? चंदू पूरी तरह मेरे जेर असर हो चुका था। जल्दी से बोला, हाँ महाराज। मैंने चुटकी बजाकर हाथ को हवा में उछाला, चंदू की तरफ देखा और हल्का सा कहा लगा कर कहा, चंदू, जिस लड़की को केसरी यहाँ लाया था, अगर तू उस लड़की के सर के साथ बाल हासिल करके उसे जलाकर अपनी मोहनी के घर के दिलहेज पर फेंक दे तो मोहनी तेरी दीवानी हो जाएगी और फिर मैं तुझे वो मंत्र बताऊंगा जिसको अगर तू लोहे पर फूंकेगा तो वो सोना बन जाएगा। जा, तेरा कल्याण हो। अब हम जाते हैं। जब तक केसरी की लाई हुई लड़की यानी सोनिया के बारे में मुझे पूरी तफसीलात न मिल जाती हैं, मैं वहाँ से जाने वाला नहीं था, मगर मेरा उस वक्त वहाँ से उठने का इरादा करना मेरे इस ड्रामे का क्लाइमैक्स यानी नुक्ता या रूज था। मैं जानता था कि चंदू मुझे नहीं जाने देगा और ऐसा ही हुआ। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। महाराज, मुझ पर दया करें, रहम करें, अभी ना जाएं, वो लड़की तो यहाँ नहीं है। मेरे कान खड़े हो गए। ये बदबख्त मोटू क्या कह रहा था? मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, ओ लखन रंजन, हम सब कुछ जानते हैं। हम उस लड़की को किसी और जगह पर देख रहे हैं। एक कोठड़ी है, बहर दरख्त हैं। कोठड़ी और दरख्त वहाँ हर जगह होते थे और अगवा की हुई औरतों को ऐसी जगहों पर रखा जाता है। चंदू झट बोला, इंतरियामी, आपने ठीक फरमाया, वो लड़की जंगल में है। केसरी बदमाश उसे 500 रुपये में धनपति के पास बेचने गया था। धनपति ने उसे जंगल में खूनी राणा के पास भिजवा दिया है।